हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। अभी तक 4 एक्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज पहले जाके वो पढ़ लीजिए, क्योंकि वो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और साथ में आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हमने एक चंक ऑफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी जो कि कमेंट्स में आ रही थी कि मैम आपने लेबर लॉ तो पढ़ा लिया है, तो क्या आप इंडस्ट्रियल लॉ भी कवर करेंगी। तो ये उसका जवाब है। ऑफ कोर्स बच्चे, हम लोग लेबर लॉ तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, इट्स इंडस्ट्रियल लॉ भी लेबर लॉ का ही एक पार्ट है और वो भी हम कंप्लीट आज से शुरू करने जा रहे हैं और बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसे कि लेबर लॉ का द बाइबल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आपको जो बाकी के लॉज हैं जो कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं उसमें एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो जो ट्रेड यूनियन एक्ट वगैरह था बेटा, वो थोड़ा सा इसके लिए जरूरी था ताकि आप बेसिक्स को पहले जान लें। ठीक है, तब आप इस बाइबल में घुसे। उससे पहले आप थोड़ा सा जो भी इसके टर्मिनोलॉजीज हैं ये सारी चीजों को जान लें और प्लस आप मेरे पढ़ाने के तरीके से भी वाकिफ हो जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। जैसा कि जो पिछले लेक्चर्स हैं अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि मैं सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज अपने साथ एक बेयर एक्ट लेकर चलिए और अपने हाथ में एक पेन रखिए, बिकॉज लॉ ये कहता है कि हमें सब कुछ लिखना है और आप भी जब तक सब कुछ नहीं लिखेंगे 4 महीने बाद जब एग्जाम होगा तो आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनके पास बेयर एक्ट नहीं है कम से कम डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और आपको ये भी पता हो कि हम सीक्वेंस से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अब हम कोई छोटे क्लास में तो है नहीं। जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतना ही कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं। तो जब पढ़ रहे हैं तो हम सही पढ़ें, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1। आपको मैंने हर एक्ट में ये बताया है कि सेक्शन 1 हमेशा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट होता है, और ये एक्ट कुछ अलग नहीं है। इसमें भी यही है कि इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो सेक्शन है वो क्या होगा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो भाई इस एक्ट का नाम क्या है, तो इस एक्ट का नाम है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो कि किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो हम किसे रेफर करेंगे, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को। तो इसका नाम तो आपको पता है। कहाँ 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 लागू होता है ये, तो ये लागू होता है, ये एक्सटेंड होता है पूरे इंडिया में। कुछ भी नहीं छूटा है, पूरा भारत हमारा है और ये पूरे भारत में लागू होता है, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तो बी अ प्राउड इंडियन। इसके बाद ये कब आया बेटा, तो ऐसे तो इसकी डेट जो है वो है 11 मार्च 47, यानी कि आजादी से थोड़ा सा पहले। आजादी से थोड़ा सा पहले, बस उस समय क्या था, नॉक नॉक हुआ था कि बस अब आजादी आने वाली है, उसी समय हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया था। तो वैसे तो आया था 11 मार्च 1947 को, लेकिन इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1947 को, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसके कुछ दिनों बाद क्या है, आजादी की खुशी भी हमें मिल गई थी। वैसे इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और हम फिर मेमोराइज करेंगे वो सारे स्ट्रगल, सारी चीजों को, जो जो खुशी है आजादी की, उसे हम फिर से कुछ दिनों बाद सेलिब्रेट करने वाले हैं। चलिए आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 हर एक्ट का, चाहे आप कोई सा भी एक्ट उठा लीजिए, हर एक्ट का सेक्शन 2 क्या होगा, उसके डेफिनेशंस होंगे। इस एक्ट के जो डेफिनेशंस है बेटा वो थोड़े से लेंदी हैं, थोड़ा सा लेंदी है बाकी एक्ट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ लगभग लगभग एक्सप्लेन कर देता है। इसके डेफिनेशंस पढ़ने के बाद आपको शायद ही किसी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। तो आज हम डेफिनेशंस को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो जाए। आपको जरा भी कंफ्यूजन एग्जाम में डाउट की ये ऐसा तो नहीं था, 2 ऑप्शन में डाउट, ये बिल्कुल नहीं होगा अगर आप डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट।
एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने भी, जो बच्चे मुझे रेगुलरली सुन रहे हैं, रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो इस डेफिनेशन में तो मात बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बेटा मैंने आपको बार 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 बताया है कि अगर कोई इंडस्ट्री है या कोई भी ऐसी चीज है जो कि सेंटर से रिलेटेड है, सेंट्रल अथॉरिटी से रिलेटेड है, तो वहां पे आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर कोई ऐसा फर्म है, कोई इंडस्ट्री है जो कि स्टेट के पर्व्यू में आती है, तो वो वहां पे आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर है कि कहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी और कहां पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। जिसके पर्व्यू में जो आएगा वो उसकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। कुछ इसकी टेक्निकलिटीज है, पर वो टेक्निकलिटीज में आपको नहीं जाना है, वो डिस्प्यूट के केस में अराइज होता है। आपके लिए बस इतना जानना जरूरी है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल भी हो सकती है और स्टेट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। और ये तो मुझे लगता है हम 5वीं बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि चारों एक्ट में हमने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो पढ़ा ही है। चलिए आते हैं अगले सेक्शन पे। जिन बच्चों को ऐसे सेक्शन याद करने में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, मैं आपको फिर बता दूं, आपको सेक्शन रटना नहीं है, सिर्फ कंटेंट को जानना है कि इस सेक्शन की कोई डेफिनेशन है तो उसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आपको सेक्शन नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट में चूके तो फिर हो सकता है कि आपका ऑफिसर बनने का सपना आपसे थोड़ा सा दूर रह जाए। चलिए आते हैं दूसरे इस पे। तो दूसरा डेफिनेशन है हमारा आर्बिट्रेटर। अब भाई ये आर्बिट्रेटर कौन है? तो अभी अभी एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है बेटा, कुछ सालों से थोड़ा ज्यादा है ट्रेंड में। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या होता है? तो जो लोग लीगल बैकग्राउंड से हैं वो मुझे लगता है बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन क्या होता है। और जिन जो लीगल बैकग्राउंड के नहीं है उनको मैं बता दूं कि जो हमारे छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई फाइनेंशियल मैटर से लेके छोटा डिस्प्यूट, मतलब बहुत बड़ा नहीं, छोटा डिस्प्यूट, अगर कोई छोटा डिस्प्यूट है तो वो तो आम दिनों में होते ही रहते हैं, हमारा किसी से थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो जाता है। उस केस में हर बार कोर्ट जाना एक वायबल ऑप्शन नहीं होता है ना, क्योंकि बहुत सारा फंड्स भी आपका खर्च होता है, उसके अलावा फिर कोर्ट का टाइम भी जाता है आपके छोटे से डिस्प्यूट को सुलझाने में, जो कि शायद कहीं और भी, मतलब आप आपस में भी सुलझा सकते थे, पर क्योंकि आपका मतभेद इतना है कि आप उसको सुलझा नहीं पा रहे हो, उस केस में लोग आर्बिट्रेशन की तरफ जाते हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, यानी कि हम और आप बैठे हैं और कोई एक और व्यक्ति बैठा है जो हमारे बीच सुलह करा रहा होगा, और हम दोनों उसको मान करके और अपनी प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व कर देंगे जल्दी से जल्दी, ना कि हम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में जाएंगे। तो यहाँ पे आर्बिट्रेटर कौन है बेटा? तो आर्बिट्रेटर, यहाँ पे ये कहते हैं कि आर्बिट्रेटर में, आर्बिट्रेटर मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे बीच या किसी भी दो पार्टी के बीच मध्यस्थता कराए, है ना, दोनों को एक एक ऐसे टेबल पे, एक ऐसे ग्राउंड पे लेकर आ जाए जैसे जहां पे आप और हम मिलकर के, यानी कि दोनों पार्टीज मिलकर के आप आपस में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे इनका कहना है कि आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर में अंपायर भी इंक्लूड होता है बेटा, आर्बिट्रेटर ऑल्सो इंक्लूड्स अंपायर। ठीक है, क्योंकि आगे सेक्शन में हम पढ़ेंगे ऐसे क्लॉजेस, इसलिए आर्बिट्रेटर तो है पर आर्बिट्रेटर में अंपायर को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो भी तो यही कर रहे हैं ना, दोनों के बीच एक डिसीजन दे रहे हैं। चलिए सेक्शन एक है ट्रिपल ए, थोड़ा सा बल्कि है, मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि ये एक्ट थोड़ा सा बल्कि है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सेक्शन ट्रिपल ए जो है वो बताता है एवरेज पे। एवरेज पे क्या होता है भाई? तो एवरेज पे का मतलब होता है कि एवरेज, एक आदमी को एवरेज कितना मिलता है। तो अब एवरेज में मैं कहूंगी नहीं मेरा हफ्ते भर का काउंट करो, कोई कहेगा नहीं मेरा महीने भर का काउंट करो, कोई कहेगा नहीं साल भर का काउंट करो। तो भाई इसमें भी तो एक मेडिएशन, एक आर्बिट्रेशन पे आना पड़ेगा, एक कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ेगा। तो हमारा एक्ट जो है वो उस कॉमन ग्राउंड को डिफाइन करता है, कहता है क्या कि एवरेज पे अगर आपको मंथली पैसे मिलते हैं, अगर आपको कैसे पैसे मिलते हैं, मंथली पैसे मिलते हैं, तो आपका एवरेज पे होगा 3 मंथ की सैलरी। कितने होंगे? 3 मंथ्स की सैलरी, अगर आपका मंथली पेमेंट होता है तो। ठीक है, तो आपका एवरेज कैसे निकलेगा? 3 मंथ की सैलरी। और मुझे लगता है 10वीं क्लास में हम सब ने मीन मीडियन मोड पढ़ा है, तो आपको पता है कि टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, चलिए अगर आप वीकली पे होते हैं, यानी कि आपको सैलरी, आपकी तनख्वाह जो है वो वीकली मिलती है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हमने पढ़ा है वेजेस क्या होते हैं, कैसे मिलती है, क्या टाइम होना चाहिए, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज जा करके आप पढ़ लीजिए, तो आपको इसको पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि लेबर लॉ
एक जाल जैसा बुना है, सब एक दूसरे से बस धागों की तरह जुड़े हैं। आपको जरूरत है एक धागे का एक सिरा ढूंढने का, और वो उस एक सिरे से लेके कैसे आपको ये पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो सिंपल कैसे बनेगा, जब आप सीरीज को बिल्कुल शुरू से लेकर के स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो जाल था ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल था, बस हमें दिख जाल जैसा रहा था। तो चलिए आते हैं एवरेज पे, मंथली 3 महीने, वीकली, अगर वीकली की बात की जाए तो 4 वीक्स को देखा जाएगा, उसका जोड़ के उसको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, वही आपका एवरेज पे होगा। थर्ड, अब आते हैं आपका डेली। अब डेली, जिसको डेली तनख्वाह मिलती है, रोज तनख्वाह मिलती है, उनका एवरेज पे कैसे निकालेंगे, तो उनकी सैलरी देखेंगे 12 डेज की। अगर 12 दिन, यानी 12 दिन में कितनी तनख्वाह मिली, मान ली किसी दिन 500 मिली, किसी दिन 450 मिली, किसी दिन 300 मिली, किसी दिन 1000 रुपए मिली, सबको जोड़ करके 12 से डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा उसका एवरेज पे। ठीक है, चलिए आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी क्या कहता है, अवार्ड। अवार्ड क्या है भाई, स्कूल में मिलने वाला अवार्ड नहीं, यहाँ पे अवार्ड क्या है, तो अवार्ड जो है बेटा वो फाइनल डिक्लेरेशन है। यानी हम कोर्ट में गए और हमने बोला हमारे साथ ये समस्या है, और कोर्ट ने उस बात को समझा, क्योंकि हम सही थे, हमने अपने एविडेंस पेश किए, और कोर्ट ने कहा कि आपको मान लेते इतने रुपए, एक लमसम अमाउंट ये आपको मिलेगा, तो ये जो अमाउंट आपको मिला वो आपका क्या है, वो आपका अवार्ड है। ठीक है, तो अवार्ड वो नहीं है जो ट्रॉफी मिलती थी हमको स्कूल में, यहाँ पे अवार्ड क्या है, इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन, इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, जो भी कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसका जो फाइनल मिलेगा आपको, जो अवार्ड मिलेगा आपकी मेहनत का, वही है यहाँ पे अवार्ड। ठीक है, चलिए डबल बी में आते हैं। डबल बी कहता है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी क्या है भाई, तो देखो वो कहते हैं ना कि जो जिस चीज में माहिर हो उसे ही वो काम करना चाहिए, है ना, मतलब कि एक मछली को ऐसे पेड़ चढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए, तो वही काम यहाँ पे भी है कि बैंकिंग जहाँ पे वर्ड आ गया बेटा, तो एक्ट ने कहा कि हम तो समझा सकते हैं बैंकिंग, बिल्कुल इस एक्ट को और लंबा कर देंगे समझा के, लेकिन जब एक ऑलरेडी एक एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट एक ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर वो समझाए तो बेहतर है। तो इन्होंने सीधा लिख दिया कि भाई ये बैंकिंग कंपनी कहाँ डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड है सेक्शन 5 में, किसके, तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। ठीक है, और इसमें एग्जिम बैंक भी आता है। अब एग्जिम बैंक क्या होता है बेटा, चलिए मुझे आप बताइएगा कि एग्जिम बैंक क्या होता है। जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एग्जिम बैंक पता होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यूपीएससी में एग्जिम बैंक से पूछा है ना। चलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, बाकी का इसका फंक्शन क्या है ये आप मुझे बताएंगे। तो इसमें जो बैंकिंग कंपनी है इसमें एग्जिम बैंक भी आता है, और ये कहाँ कहाँ डिफाइंड है, तो भाई सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 में ये डिफाइंड है। आई गेस आपको ये क्लियर होगा। चलिए आते हैं अगले सेक्शन में, बोर्ड क्या है भाई, तो बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। ठीक है, आगे क्या है ये हम पढ़ेंगे, अभी मैं इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि फिर ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसी में मैं आपको बताती रह जाऊंगी, इसलिए जब आगे ये टर्म आएगा तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। चलिए अगला क्या है, क्लोजर बोलते ना, क्लोजर करना है किसी चीज को, आपको परमानेंटली खत्म करना है, तो एक बोलते कि एक हसीन सी चीज को एक अच्छा सा अंजाम देना, तो क्लोजर है आपका। तो समझ गए होंगे आप। तो क्लोजर क्या है, क्लोजर मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे, वो क्लोजर अलग है, ये क्लोजर अलग है थोड़ा सा, क्लोजर का मतलब होता है बेटा परमानेंट क्लोजिंग डाउन। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट की जगह को अगर आपने परमानेंटली बंद कर दिया तो वो हो गया उसका क्लोजर मतलब ही होता है पूरी तरह से खत्म हो जाना। ठीक है, उसके बाद वो चीज शुरू नहीं होगी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो रिश्ता हो, एक बार क्लोजर हो गया फिर वो शुरू नहीं हो सकता। चलिए आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी कहता है कंसिलिएशन ऑफिसर। भाई कंसिलिएशन ऑफिसर कौन है, तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में जो प्रिसाइड करेगा वो कौन होगा भाई, कंसिलिएशन ऑफिसर होगा, इसको एक्ट अपॉइंट करेगा, आगे इसके अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन ई कहता है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। तो भाई जब बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन बना है तो कुछ काम के लिए बना होगा, जो भी काम कर रहा है, जो भी चीजों को, जो भी मैटर्स को वो देख रहा है, वो है आपका कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। अब बार बार कंसिलिएशन आ रहा है, मैं बार बार आपसे कहूंगी बाद में, तो आप भी कहोगे मैडम बाद में क्यों कह रही हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आर्बिट्रेशन के जैसा ही है कंसिलिएशन,
मध्यस्थता, यहाँ भी मध्यस्थता होती है, बस हल्का सा एक फाइन लाइन का डिफरेंस है, जो डिफरेंस हम बाद में जब हम मेंटली उतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि हम उस जो फाइन लाइन्स है उसको देख सकें, तो फिर मैं आपको कंसिलिएशन डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। चलिए आते हैं अगला, सेक्शन एफ। सेक्शन एफ क्या कहता है? कोर्ट। कोर्ट का डेफिनेशन तो मुझे लगता है आप सबको पता होगा कि कोर्ट मतलब कि कोई भी इस एक्ट में जो भी कोर्ट डिटरमाइंड होगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डिटरमाइंड होगी, वही कोर्ट है यहाँ पर। अब आगे जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो सिर्फ डेफिनेशन है, आगे कौन सी कोर्ट है हर एक्ट में हम पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ेंगे। चलिए अगला आते हैं एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कौन है भाई? तो ये हम याद करो, कहीं ना कहीं तो हमने इसको फिर पढ़ा है, मैं पढ़ा रही हूं तो मुझे तो याद है। आप अगर पूरे बिल्कुल दिलो जान से अगर लेक्चर को देख रहे हैं और आप उसको माइंड में स्टोर कर रहे हैं, तो आपको भी याद आएगा कि हमने कहीं तो एम्प्लॉयर पढ़ा था। तो आप मुझे बताइएगा कि हमने एम्प्लॉयर कहाँ पढ़ा था। पर मैं एम्प्लॉयर की डेफिनेशन एक बार और बता देती हूँ ताकि आपको शायद थोड़ा सा याद आ जाए। तो एम्प्लॉयर कहाँ पढ़ा था भाई हमने एम्प्लॉयर? तो हमने एम्प्लॉयर के बारे में पढ़ा है, उसमें ये था कि अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, तो वहां पे जो भी अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड है, जो भी वहां पे जो भी अथॉरिटी है जो उसको मैनेज करती है, वही वहां की एम्प्लॉयर होगी, है ना। अगर कब भाई? तो जब ये सेंट्रल या स्टेट का होगा। जब ये सेंट्रल या स्टेट का होगा, उस समय जो भी अथॉरिटी उसको चलाएगी, जो भी अथॉरिटी उसका पूरा मैनेजमेंट देखेगी, वो उसकी एम्प्लॉयर होगी। अगर लोकल अथॉरिटी चला रही है, अगर ये लोकल अथॉरिटी चला रही है, यानी कि लोकल अथॉरिटी के बिहाफ में कोई इंडस्ट्री चल रहा है, यानी सेंट्रल स्टेट का नहीं है, तो उस समय पे उस इंडस्ट्री, उस एरिया, उस यूनिट का जो सीईओ होगा, ही विल बी द एम्प्लॉयर, ठीक है। और अगर ऐसा है कि ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन की बात हो रही है यहाँ पर, अगर किसी की ट्रेड यूनियन की बात हो रही है, तो वहां पे कौन होगा? एग्जीक्यूटिव। अब ट्रेड यूनियन याद करो, देखो मैंने आंसर ही बता दिया। ट्रेड यूनियन याद करो, जहां पे हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में पढ़ा था, वेजेस एक्ट में हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पढ़ा था, है ना। तब ना वेज देंगे, कौन देगा कौन लेगा वेज, तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब हमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के टर्म्स के बारे में पता होगा, तो वहां भी हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है उनको याद होगा, और जिन्हें याद नहीं आ रहा है फिर से जाकर देखिए, मैंने अगर एक सीक्वेंस में पढ़ाया है तो कुछ सोच समझ कर पढ़ाया होगा, है ना। तो आप अगर आप ये सोचेंगे कि भाई ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पढ़ लेता हूं, और वो तो कम इंपॉर्टेंट है, तो बेटा हर कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है, एक के बिना दूसरे का होना संभव नहीं। जैसे स्कूटी होती है, बाइक होता है, तो उसमें दोनों पहिए जरूरी होते हैं ना, एक पहिए के बिना दूसरे का। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आगे का पहिया ज्यादा जरूरी है, उसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक्ट ज्यादा जरूरी है या कोई एक्ट कम जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी पे तो आ गए हैं। हाँ, पहले जी के बाद एक डबल जी है, ठीक है, एक डबल जी। मैंने बोला ना ये थोड़ा सा लेंदी है इसका डेफिनेशंस, पर मैं कंप्लीट जरूर कराऊंगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ईमानदार होना चाहती हूँ, ताकि जब आप ऑफिसर बने तो कहीं ना कहीं आपका दिल जानता होगा कि हमने जब पूरा सिलेबस पढ़ा है तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। चलिए सेक्शन जी, डबल जी पढ़ते हैं। डबल जी जो है वो एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन में एग्जीक्यूटिव होता है और एग्जीक्यूटिव एक ऑफिस बियरर होता है ना। हमने ट्रेड यूनियन एक्ट के पहले पार्ट में ही ये एकदम स्टार्टिंग में ये पढ़ा था। तो एग्जीक्यूटिव क्या है बेटा? तो एग्जीक्यूटिव वो है जो ट्रेड यूनियन के मैनेजमेंट को देखता है, ट्रेड यूनियन के मैनेजमेंट को देखता है। एग्जीक्यूटिव कौन है भाई? ट्रेड यूनियन के मैनेजमेंट को जो देखता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा बेयर एक्ट तो अब जान दे रहा है, पता है, इतनी बार उसको अलट पलट लिया है मैंने कि अब उसका बेयर एक्ट जो है वो अब आखिरी सांसें ले रहा है। पर आपका बेयर एक्ट आपके या तो फोन में होगा या तो आपने प्रिंट लिया होगा, मैंने भी लिया था, पर कोई बात नहीं। चलिए आते हैं इंडस्ट्री पे। क्या है भाई इंडस्ट्री? तो इंडस्ट्री का मतलब है कोई बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, कोई ट्रेड है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पे आपने एम्प्लॉइज को रख रखा है,
जहां पे आपने क्या करा है, एम्प्लॉइज को रख रखा है, वर्कमैन को, काम करने वाले लोगों को रख रखा है, वो एरिया, वो यूनिट आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट होगी, वो आपकी इंडस्ट्री होगी, है ना। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है तो इंडस्ट्री के बारे में जानना तो जरूरी है। तो कोई भी बिजनेस चल रहा हो, कोई भी ट्रेड चल रहा हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, जहां पे आप एम्प्लॉइज को बुला रहे हो, उनकी सर्विस ले रहे हो, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस एरिया को, उस यूनिट को हम कहेंगे इंडस्ट्री। चलिए आते हैं अगले इस पे। तो अगला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है बेटा, तो भाई इंडस्ट्री में झगड़ा हो गया तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वैसे हमने ये ट्रेड यूनियन में भी पढ़ा है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमने ट्रेड यूनियन में भी पढ़ा है। तो अगर आपने नहीं देखा है, मैं फिर से कहूंगी कि एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में देखिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिले। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब कि अगर मतभेद हो रहा है, किसके किसके बीच हो रहा है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच हो रहा है, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच हो रहा है, या फिर वर्क, ये एम्प्लॉय, दोनों एम्प्लॉय के बीच हो रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच हो रहा है, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में जो कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो होता है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब कहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होता है, ये ट्रेड यूनियन एक्ट जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं के ए पर। के ए क्या कहता है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, अब इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट क्या है बेटा, तो एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जहां पर पहला पॉइंट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जहां पे वो जो भी जिस नेचर का भी है वहां पे वो एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। और वो क्या है कि बाकी यूनिट से अलग है, मतलब एक इंडिविजुअलिटी है, एक इंडिपेंडेंट उसका स्ट्रक्चर है और इंडिपेंडेंट फंक्शन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और या तो फिर क्या हो सकता है कि उसका एक यूनिट भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि एक ब्रांच यहाँ है, दूसरी ब्रांच कहीं और है, तो वो भी आपका इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में ही आएगी। क्लियर है। चलिए अगला आता है के। अब के क्या है, तो के है इंश्योरेंस कंपनी। अब फिर मैंने कहा कि जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको वही काम करना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी एक्ट है, उसके सेक्शन 2 में डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है भाई, किसकी में डिफाइंड है, तो इसमें है इंश्योरेंस एक्ट में, इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी डिफाइंड है, और नाम से भी आपको थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अगला आता है आपका के ए। मैं फिर कह रही हूँ, ये याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है आपको बताना, पर आप सिर्फ कंटेंट को भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं खादी। खादी क्या है बेटा, तो ये कहाँ डिफाइंड है, ये डिफाइंड है सेक्शन 2D में, किसके, सॉरी 29 लिख दिया मैंने, भावनाओं में बह गई थोड़ा सा, लेट मी इरेज इट फॉर यू। सेक्शन 2D ऑफ किसके भाई, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956, इसमें ये डिफाइंड है खादी, ठीक है। ये एक्ट जो है इसमें खादी डिफाइंड है, पर आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ भाई कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। के बी क्या कहता है भाई, बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है ये, है ना। तो लेबर कोड कहाँ डिफाइंड है बेटा, लेबर कोड इसी के सेक्शन 7 में डिफाइंड है। आपका जो एक्ट हम पढ़ेंगे तो उसके सेक्शन 7 में आपका लेबर कोड डिफाइंड है, ठीक है। हाँ चलिए आते हैं एल पे। एल क्या कहता है, लॉकआउट क्या है बेटा, टेम्पररी क्लोजिंग। अगर कोई यूनिट है वो टेम्पररी क्लोज हो जाता है, ठीक है, या काम टेम्पररी कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉकआउट, ठीक है। चलिए एम है प्रिस्क्राइब्ड आपको अच्छे से पता है कि जो एक्ट कहता है वो प्रिस्क्राइब्ड, हर एक्ट में हमने पढ़ा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कोई खास प्रॉब्लम है, ठीक है। एन क्या है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। क्या है भाई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, कौन कौन सी सर्विसेज इसमें इंक्लूड होती हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है बेटा रेलवे सर्विस क्या है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। और क्या है, तो आपके पोर्ट सर्विसेज है, पोर्ट से रिलेटेड जो भी है वो भी पब्लिक यूटिलिटी है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, जहां पे वर्कर्स काम करते हैं। फिर आपके पोस्ट है, टेलीग्राफ है,
जो भी कम्युनिकेशन की चीजें हैं, टेलीफोन सर्विसेज हैं, ठीक है। ये एक्ट मतलब थोड़ा सा सोचो, आपका टेलीग्राफ कहाँ काम होता है, अब तो टेलीग्राम होता है, टेलीग्राफ कहाँ होता है, तो टेलीग्राफ है या टेलीफोन है। पहले जैसे घरों में लैंडलाइन लगे होते थे, अब भी लैंडलाइन होते हैं पर ऑफिसेज में होते हैं ज्यादा, घरों में कहाँ ही होते हैं। तो ये ध्यान रखो बेटा, ये एक्ट है 1947 का, उस हिसाब से बनाया गया, उस समय जो चीजें थी उसके उस हिसाब से भी इतना फॉरवर्ड है कि आज तक चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है ना। तो पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सैनिटेशन वगैरह है, ठीक है। पावर सप्लाई है, पब्लिक सैनिटेशन है, पावर सप्लाई है, ठीक है। वाटर फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें आपकी क्या है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, ठीक है। ओ क्या आता है, रेलवे कंपनी। रेलवे क्या होती है भाई, रेलवे कंपनी, तो ये भी कहाँ डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है सेक्शन 3 ऑफ रेलवे एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ रेलवे एक्ट। तो रेलवे एक्ट के सेक्शन 3 में आपको ये रेलवे कंपनी डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। चलिए, डबल ओ, एक वर्ड है बेटा रिट्रेंचमेंट। आपको एग्जाम देने के लिए इंग्लिश भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी नहीं पर अच्छा खासा आपको आइडिया होना चाहिए वर्ड्स का। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब ही होता है बेटा किसी को टर्मिनेट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे रिट्रेंचमेंट क्या है, रिट्रेंचमेंट है टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर। अगर किसी को टर्मिनेट कर दिया गया है किसी भी कारण से, मतलब किसी भी कारण से नहीं, पर उनके काम ढंग से ना करने के, या फिर वो प्रॉपरली बिहेव नहीं करे, या जो भी रीजन है जिसके कारण उनको वहां से हटा दिया गया है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया गया है, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। पर क्या क्या एक्सक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा, किसको रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको नहीं बोलेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है, क्योंकि रिट्रेंचमेंट एक नेगेटिव टर्म हो गया ना, आपने किसी को निकाल दिया, तो वो तो भाई वॉलंटरी रिटायर हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप रिटायर हो रहे हैं सुपर एनुएशन के कारण, यानी कि आपने अपना एज कंप्लीट कर लिया है और उसके कारण आप रिटायर हो रहे हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, रिट्रेंचमेंट में इंक्लूडेड नहीं होगा। उसके बाद अगर आप बीमार हैं और इसके कारण से आप रिटायरमेंट लेना चाह रहे हो, तो ये भी एक नेगेटिव टर्म नहीं है। इफ आई एम नॉट एबल टू वर्क, मतलब आई वांट टू बट आई एम नॉट एबल टू वर्क, तो वो भी आपका रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं सेक्शन पी पे। सेक्शन पी कहता है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है बेटा, जब हमने आर्बिट्रेशन किया, कॉन्सिलिएशन किया, मतलब मध्यस्थता की, और एक सॉल्यूशन पे पहुंच गए, क्या हुआ, एक सॉल्यूशन पे पहुंच गए, अराइव्ड एट अ सॉल्यूशन इन कोर्स ऑफ कंसिलिएशन, कंसिलिएशन कराया हमने और हम एक सॉल्यूशन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर, जो कंसिलिएशन ऑफिसर की डेफिनेशन हमने पढ़ी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी, वो वहां पे प्रोवाइड कराएंगी और वो हमें एक सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, क्यू क्या कहता है, स्ट्राइक। तो स्ट्राइक हम सबने सुना है, धरना देना, है ना। तो सीजेशन ऑफ वर्क को सीज कर ले, मतलब काम करना बंद कर देना, ठीक है, सीजेशन ऑफ वर्क फॉर अ स्मॉल टाइम, ठीक है, ताकि लोग जो है वो तभी काम करना शुरू करेंगे जब सामने वाला उनके कंडीशंस को समझेगा और एक्सेप्ट करेगा, तो दैट इज स्ट्राइक, ठीक है। डबल क्यू आता है ट्रेड यूनियन। ये तो मुझे सब लगता है सबको पता है कि कहाँ डिफाइंड है, तो आप मुझे बताएंगे ट्रेड यूनियन कहाँ डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। चलिए आते हैं ट्राइब्यूनल, जहां पे ट्राई किया जाएगा ऑफेंसेस को। अगर कोई इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी गलती करता है तो उसको कहाँ ट्राई किया जाएगा, सबसे पहले उसको ट्राइब्यूनल जाना पड़ता है ना, ऐसा थोड़े सीधे ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंच जाओगे, सबसे पहले उसके लिए स्पेसिफाइड ट्राइब्यूनल है। तो ये ट्राइब्यूनल कहाँ डिफाइंड है बेटा, तो ये इस एक्ट के सेक्शन 7A में डिफाइंड है, ठीक है, सेक्शन 7A में डिफाइंड है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होता है, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लेक्चर इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा बेटा, बाकी लोगों से बाकी है कि 3-4 लेक्चर में खत्म हो गए हैं बाकी एक्ट्स, पर ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि फिर मैं वही बात कहूंगी कि अगर आप सोचोगे कि मैं आधे घंटे पढ़ करके एक ग्रेड 10 की जॉब ले लूं, तो ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, आपको कहीं ना कहीं गहराइयों में जाना ही पड़ेगा। चलिए, अब है आर ए क्या कहता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। क्या है बेटा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहा जाता है, तो ये कहाँ डिफाइंड है, ये 5th शेड्यूल में डिफाइंड है, इस एक्ट के 5th शेड्यूल में ये डिफाइंड है। जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगी, ठीक है। चलिए,
अब आर क्या है, आर नहीं, सिर्फ 2 आ रहे हैं यहाँ पे, आर क्या कहता है भाई, तो वेजेस को डिफाइन करता है कि भाई वेजेस का है। वैसे तो ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे भी थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि जितना रिन्यूमरेशन है, जो भी रिन्यूमरेशन आपको मिलेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी वो आपका वेज होगा। और इसमें कुछ चीजें इंक्लूड भी होंगी। क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा, तो आपका अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस जो डीए मिलता है ना, अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है उनको पता होगा, और जो जाने वाले हैं आप लोग मतलब, तो वो भी जान जाएंगे कि डियरनेस अलाउंसेस जो है वो आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आपको हाउस एकोमोडेशन मिल रहा है तो वो सब भी आपके वेजेस में ही काउंट होता है, ठीक है। आपको हाउस एकोमोडेशन मिल रहा है, या फिर आपको वाटर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग कंसेशन मिल रहा है, यू आर गेटिंग ट्रैवलिंग कंसेशन। और क्या मिल रहा है भाई, तो कोई कमीशन मिल रहा है जो आपको आपके काम की वजह से मिल रहा है, तो ये सब कुछ आपके वेजेस में इंक्लूड होगा। और क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो एक्सेप्शन भी, बिकॉज लॉ इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन तो जानना बिल्कुल जरूरी है। तो एक्सेप्शन क्या क्या है, कोई बोनस जो आप जैसे दिवाली बोनस वगैरह है, कभी मिला कभी नहीं भी मिला, तो ऐसा नहीं कहोगे कि हमको सैलरी नहीं मिली, है ना, तो बोनस काउंट नहीं होगा। उसके बाद जो पीएफ में आप पीएफ में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते, सॉरी ओहो क्या लिख दिया मैंने, लगता है मैंने ज्यादा एफबी चला लिया ना। तो पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, कौन सा कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, तो ये भी आपके वेजेस में नहीं आता है। ये एक कंप्लायंस है जो एम्प्लॉयर जो है वो फुलफिल करता है, बट दैट डजंट इंक्लूड इन योर वेजेस, ठीक है। या फिर आपकी ग्रेट्युटी। अब ग्रेट्युटी क्या होती है, तो ग्रेट्युटी होती है आपकी लॉयल्टी बोनस, यानी कि आपने एक कंपनी में 14 साल 15 साल काम कर लिया, और जब आप छोड़ के जा रहे हो किसी भी रीजन से, बीट हेल्थ, बीट रिटायरमेंट, एनीथिंग, तो आपको एक अमाउंट मिलता है टू शो योर, जो आपने लॉयल्टी दिखाई है इस कंपनी को इतने सालों तक, उसके रिवॉर्ड में जो आपको मिलता है दैट इज योर ग्रेट्युटी, ठीक है। तो ये भी आपका वेजेस में काउंट नहीं होता है, बिकॉज दैट्स योर लॉयल्टी बोनस, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला सेक्शन आता है आपका सेक्शन एस, दैट इज वर्कमैन। तो देखिए, जो भी लोग किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो मैनुअल वर्क करें, चाहे वो अनस्किल्ड वर्क करें, चाहे वो स्किल्ड वर्क करें, चाहे वो टेक्निकल वर्क करें, चाहे वो क्लेरिकल वर्क करें, चाहे वो सुपरवाइजरी वर्क करें, कुछ भी काम कर रहे हैं और उसके लिए उनको पे किया जा रहा है, तो वो क्या होंगे, वो होंगे वर्कमैन, ठीक है। और वो कंपनी के अंडर आएंगे, दे विल बी गेटिंग द वेजेस। उनको अगर कुछ ऐसा कंडीशन होता है तो उनको डिसमिस भी किया जा सकता है ना, डिस्प्यूट्स भी उठ सकते हैं। वर्कमैन कौन होगा, किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, बी इट छोटे से छोटे लेवल पे काम करने वाले से लेके बी इट बड़े से बड़े लेवल पे काम करने वाले, सब लोग किस में आएंगे, वर्कमैन में आएंगे, ठीक है। पर कौन नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कौन नहीं आएगा भैया, तो कौन नहीं आएगा, तो कोई जो भी लोग एयरफोर्स एक्ट में आते हैं, एयरफोर्स एक्ट 1950 में आते हैं, वो इसमें नहीं इंक्लूड होंगे। उसके अलावा कौन इंक्लूड नहीं होगा, जो पुलिस सर्विस में आते हैं, वो वर्कमैन नहीं है बेटा, वो समाज के सेवक हैं, पुलिस में जो सर्विस में है, या फिर प्रिजन के एम्प्लॉय हैं, प्रिजन एम्प्लॉय हैं जो, वो आपके वर्कमैन में नहीं आते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो मैनेजेरियल कैपेसिटी में काम करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करते हैं, वो भी इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। और कौन नहीं आता है, और कौन नहीं आता है भाई, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो 10,000 से ज्यादा की सैलरी लेता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो 10,000 की ज्यादा की सैलरी लेता है और उसके जो पावर्स हैं वो मैनेजेरियल हैं, तो वो भी इसके अंडर में नहीं आता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये 10,000 पहले कितना था बेटा, ये पहले 1600 था, ठीक है। 2010 में अमेंडमेंट होके ये 10,000 हो चुका है, और अब महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, आगे हो सकता है अमेंडो, पर अभी के लिए ये 10,000 है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपका डेफिनेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अगले पार्ट से, फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, वी विल बी स्टार्टिंग विथ व्हाट, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्ट्स के प्रोविजन से। डेफिनेशन पढ़ाना इसलिए भी जरूरी था बेटा, क्योंकि बिना डेफिनेशन के आप नहीं समझ पाओगे कि ये हमको कैसे पढ़ना है, हमको इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए हमने आज डेफिनेशन को कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, हम
बिल्कुल अच्छे तरीके से आईडी एक्ट यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 जरूरी है। आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तब भी इस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होगा आपकी लाइफ में। तो पढ़ते रहिए, अपने एफर्ट्स बिल्कुल जी जान लगाकर एफर्ट कीजिए, और इस बार तो सिलेक्शन पक्का लेना है, ताकि मैं भी प्राउडली कह सकूं कि मैंने जिसे पढ़ाया इस इनिशिएटिव से उन बच्चों को फायदा हुआ है जो ऑफिसर बनना डिजर्व करते थे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।